Hello guys, Ayashi from LU Update. In this video, we are going to discuss the business organization unit first. Okay, so let's see what are the topic in the unit first. This video is for the BCom students. Okay, so unit first is a nature scopes of the business. What are the nature and the scope of the business. In this video we discuss what is the business, क्या उसके नेचर है, क्या स्कोप्स हैं, व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस की, क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ऑफ द बिजनेस की, साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट, क्या बिजनेस यूनिट का साइज होता है, ई बिजनेस क्या होता है, एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट एंड द बिजनेस. ये सारी यूनिट फर्स्ट जो आपकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस क्या है, उसके नेचर्स क्या है, क्या उसका स्कोप है, क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या साइज यूनिट होता है बिज़नेस का, ई बिज़नेस क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, गवर्नमेंट, बिजनेस, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. होल यूनिट विल बी completed. Okay, so those who are new to our channel, please subscribe our channel for all the latest new video notification. Okay, and share with your friends also. So देखिए, पहला आपका जो है वो है बिजनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बिजनेस. बेसिकली देखिए, बिजनेस का मतलब क्या होता है. बिजनेस जो है बेसिकली आपका दो वर्ड से ड्राइव हुआ है, बिजीनेस. ओके, ये दो वर्ड्स हुआ. बिजीनेस, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है. बिजीनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेयर अ पर्सन और अ ह्यूमन बीइंग पुट हिमसेल्फ so busy in any activities, he involved in such activities so as to take himself busy. Okay, that is called as a business. business का मतलब क्या है कि किसी एक इंडिविजुअल क्या करे, वो एक ऐसे स्टेट में आए जहाँ पे वो अपने आप को बिजी रख सके बाय डूइंग सम एक्टिविटीज़. ओके ओके, बिजनेस में बेसिकली आपका क्या है कि आपके बिजनेस में इकोनॉमिक टर्म होता है बिजनेस का, इकोनॉमिक टर्म, जिसमें इसका मतलब होता है कि आपके इकोनॉमिक टर्म ऑफ अ बिजनेस के मतलब होता है कि आप एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को क्या करे, वर्क में इन्वॉल्व रखे, उसमें एफर्ट लगाए, क्या उसमें एक्ट कर रहा है, किस तरह से उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है, वो जो उसने वर्क को चूज़ किया, जो टारगेट बनाया उसको किस तरह से अचीव करना है, कर रहा है. और अब ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद द प्रोडक्शन से. बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, आपको अपने आप को ह्यूमन बीइंग किससे कनेक्ट करता है, विद द प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ से. ओके, सो बिजनेस का बेसिकली स्मॉल सा मीनिंग होता है जो आपका है, बिजनेस इज अ प्रोसेस और इज मीन्स प्रोड्यूसिंग और परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेल दैम एट अ रीजनेबल प्राइजेस पे. बेसिकली बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसिंग, या फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. ओके, कोई भी मैन्युफैक्चरर है उस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बिजनेस. किसी भी गुड्स को अगर आप परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग दैम एट रीजनेबल प्राइजेस पे, अगर आप सेल करना चाहते हैं किसी भी गुड को परचेज करके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बिजनेस. उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस. ओके, सो बिजनेस की देखिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है. बिजनेस इज मे बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ रेगुलर प्रोडक्शन, परचेजेस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दी सेल के लिए, फॉर ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. बिजनेस में यही होता है कि आप क्या करते हैं, परचेज मतलब प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग देम. उसको क्या करते हैं आप, सेल करने के लिए, या फिर आप ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन गुड्स टू अदर गुड्स के लिए, विद द ऑब्जेक्टिव. आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप उसको उससे क्या कर सके, प्रॉफिट को अर्न कर सके. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है. वी फाइंड पीपल्स लाइक मिल ओनर,
ट्रांसपोर्टर, बैंकर्स, ट्रेडर, टेलर, टैक्सी ऑपरेटर, ETC डूइंग अ बिजनेस। ये जितने भी आपको एग्जांपल मैंने यहाँ बताए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, या तो फिर कुछ चीज़ों को, अपनी सर्विसेज को या तो फिर दे रहे हैं या फिर गुड्स को सेल कर रहे हैं। जैसे आपका मिल ओनर हो गया, ट्रांसपोर्टर आ गया, बैंकर्स आ गए, ट्रेडर्स आ गए, टेलर्स आ गए, टैक्सी ऑपरेटर्स आ गए। ये सब चीज़, ये सारे जो पर्सन्स हैं, ये सब अपनी क्या कर रहे हैं, गुड्स को या तो फिर सेल कर रहे हैं मार्केट में, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उसको परचेज कर रहे हैं किसी से, और उसको गुड्स को सेल कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, या फिर अपनी वो सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं पीपल्स को। ओके, अगर किसी भी, जैसे बैंकर्स हो गए और टैक्सी ऑपरेटर्स हो गए, ट्रेडर, ये सब क्या करते हैं, ये अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करते हैं, कस्टमर को अपनी सर्विसेज देते हैं। जैसे बैंक में जाइए तो बैंक में क्या होता है, आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। सो वो क्या है आपका, वो भी एक टाइप का बिजनेस है, दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस। ये सारे जितने भी पर्सन हैं, ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं एक टाइप से। ओके, अपने क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम एट अ रीजनेबल प्राइस पे सेल करने के लिए। ओके, सो बेसिकली आपका बिजनेस जो होता है, उसमें क्या होता है, बेसिकली आपका ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, जितनी भी आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं आपके बिजनेस में, बेसिकली क्या होता है, जितनी भी आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और द डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेसिकली आपके रिलेटेड होती हैं प्रोडक्शन और आपके डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से, आपके अगर एक्टिविटीज़ जो भी आप कर रहे हैं वो रिलेटेड हैं अगर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस विद दी। देखिए बेसिकली इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि वो अर्न करें, क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप प्रॉफिट को अर्न करें, बट उसके साथ साथ आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई करें। बेसिकली अगर आप अपने प्रोडक्शन से जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर जो परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम, अगर उनसे अगर अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या है, क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका वो गुड फिर से खरीदेगा नहीं खरीदेगा, है ना। सो बिजनेस के दो ही पर्पसेस होते हैं, एक होता है आपके प्रॉफिट को अर्न करना, दूसरा होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ओके, इसमें आपके बिजनेस में बेसिकली आपके दो डेफिनेशन को, दो कंसेप्ट को डिफाइन किया गया था। एक आपका होता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट, या फिर आप इसको ओल्ड कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, एक होता है आपका मॉडर्न कंसेप्ट। ओके, ये दो आपके क्या थे, जिसमें आपके दो कंसेप्ट थे जिसमें आपके बिजनेस को डिफाइन किया गया था। बेसिकली जो ट्रेडिशनल आपका जो कंसेप्ट था, जो ओल्ड कंसेप्ट था, उसमें बेसिकली इस ट्रेडिशनल कंसेप्ट को हम लोग प्रॉफिट मेकिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच जो था, ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट था, उसमें जो पीपल्स थे जो बिजनेस स्टार्ट करते थे, वो बेसिकली उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था प्रॉफिट अर्न करना, मतलब सिर्फ वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे, रादर देन फोकसिंग ऑन दी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस नहीं करते, वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत सारे क्या है कि सिर्फ प्रॉफिट पे ही फोकस किया जाता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे नहीं किया जा रहा था। तो क्या हुआ कि न्यू कंसेप्ट आया, एक न्यू कंसेप्ट दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न कंसेप्ट, या फिर न्यू कंसेप्ट हम लोग बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या था, दो ऑब्जेक्टिव थे, एक था आपका प्रॉफिट अर्न करना, दूसरा था कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लेकिन इसमें आपके मॉडर्न जो भी कंसेप्ट दिया गया था, उसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो ये था कि आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करना, क्योंकि आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हर बिजनेस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी तो वो आपके गुड्स को परचेज करेगा, आपके गुड्स को परचेज करे तभी तो आपको प्रॉफिट अर्न होगा। सो मॉडर्न कंसेप्ट में यही हुआ था कि आपको जो भी गुड्स को जिस पे भी फोकस किया जा रहा था वो क्या था, आपका प्रॉफिट, मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे था। उसके बाद नेक्स्ट उसका जो ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो था वो प्रॉफिट था। ओके, इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका क्या था, सेटिस्फैक्शन, आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे थे। नेक्स्ट आपका था प्रॉफिट अर्न करना। ओके, बट बेसिकली आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो सिर्फ प्रॉफिट पे था। ओके, सो बिजनेस अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस का मतलब ही होता है कि आपको पहले क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, उससे प्रॉफिट अर्न करना, बट उसके साथ जो हिडन इम्प्लिसिट जो आपका अप्रोच होता है वो होता है आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस। अब देखिए
इसमें यहाँ पे लिखा है कि आपको मैंने एग्जांपल बता दिया कि ये सारे जितने भी मिल ओनर हो गया, ट्रांसपोर्टेटर हो गया, बैंकर्स हो गया, ट्रेडर्स हो गए, टैक्सी ऑपरेटर्स हो गए, ये सारे क्या है, ये बिजनेस कर रहे हैं, डूइंग अ बिजनेस। ओके, ऑल ऑफ देम आर इंगेज इन एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। मैंने बताया ना कि जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए यहाँ पे, ये सब क्या है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ओके, और प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, या फिर कुछ क्या कर रहे हैं, सर्विसेज अपने प्रोवाइड कर रहे हैं। दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी, बेयर द रिस्क, इन्वॉल्व एंड वर्क फॉर अर्निंग सम प्रॉफिट। बेसिकली बिजनेसमैन में, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में एक बिजनेसमैन होता है, एक पर्सन होता है जो अपने क्या करता है, कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, मनी को इन्वेस्ट करता है टू सेटअप दैट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सेटअप के लिए, अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है मनी को। इन्वेस्ट करने के बाद वो क्या करता है, उसमें बहुत से रिस्क होते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। लॉस होने का रिस्क होता है, डूब जाने का कंपनी रिस्क होता है, बहुत सारे आपके रिस्क उस बिज़नेस में, पर्टिकुलर बिजनेस, किसी भी XYZ बिजनेस में होते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, वर्क फॉर अर्निंग सम प्रॉफिट, और काम किया जाता है आपके क्या करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ओके, प्रॉफिट अर्न करते करते आपको ये भी याद रखना है, जो आपकी हिडन आपका जो एक अप्रोच है, जो हिडन आपका बिजनेस का सक्सेस आपको दिला सकता है, वो क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस। अब अकॉर्डिंग टू दी, अगर आपको एक डेफिनेशन बताया जाए, अकॉर्डिंग टू दी थॉमस के अकॉर्डिंग, थॉमस के अकॉर्डिंग बिजनेस से मतलब होता है, बिजनेस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ओके, अकॉर्डिंग टू द थॉमस के अकॉर्डिंग क्या होता है, बिजनेस इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट के लिए। ओके, फॉर प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर अ प्रॉफिट पर्पज से। लेकिन आपको हिडन वाला अप्रोच याद रखना है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस। देन देयर इज द नेक्स्ट टॉपिक इज अ नेचर एंड द पर्पस ऑफ द बिजनेस। अगर आपको नेचर एंड द पर्पस जानना है कि क्या नेचर था, क्या पर्पस है बिजनेस का, आपके जो बिजनेस है उनकी क्या नेचर है, क्या पर्पस है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर्स को आपको पहले समझना होगा कि क्या बिजनेस की क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर है, उसी से आप बेटरली क्या समझ सकते हैं नेचर एंड आपका क्या पर्पस था बिजनेस का, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो देखिए पहला क्या है, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने बताया ना कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आपका वर्क इन्वॉल्व होता है, एफर्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं, एक्शन ऑफ द पीपल, क्या पीपल एक्शन मतलब क्या मतलब प्रतिक्रिया कर रहे हैं हो उस एफर्ट को, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। और नेक्स्ट होता है आपका कि ह्यूमन क्या हो, कि आपके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में क्या हो, प्रोडक्शन ऑफ अ वेलफेयर में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ह्यूमन जो होता है वो कनेक्टेड होता है, रिलेटेड होता है विद द प्रोडक्शन के पर्पज, सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ अ वेल्थ या प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज से ही रिलेटेड और कनेक्टेड होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, बिजनेस क्या है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। सो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट्स इंक्लूड्स द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड परचेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली आपको पता है कि बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस से क्या ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी भी गुड को या तो फिर आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या फिर आप उसको परचेज कर रहे होंगे, या फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट को मेक करने के लिए। ओके, फर्स्ट फीचर इसका यही होता है। सेकेंड फीचर ये होता है, इट्स डील इन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये बेसिकली क्या है कि जो आपके बिजनेस है वो गुड्स एंड सर्विसेज में ही डील करता है। या तो फिर आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, या फिर अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट कर रहे होंगे टू द कस्टमर्स को। ओके, सो सेकंड फीचर क्या होता है, इट्स डील इन अ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है। देन नेक्स्ट इसका जो फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, इट्स इम्प्लाइज रेगुलरिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। बेसिकली इसमें रेगुलरिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन क्या होता है, इम्प्लाइड होता है कि आपका रेगुलर ट्रांसफ़र, आपका क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो होते हैं रेगुलरिटी उसमें होता है। अगर आपने किसी भी
को अपने गुड्स को सेल किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसी को सेल किया है, उससे क्या होगा कि आप जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे वो रेगुलरली हुआ करते हैं, आपके पैसे इधर से उधर आपके एक्सचेंज हुआ करते हैं। ओके, सो इसमें सेकंड थर्ड फीचर ये होता है कि इट्स इम्प्लाई अ रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस की रेगुलरिटी रहती है। ओके, then there's the next function, it's aim at a profit making through a satisfaction of a human wants। ठीक है, इसमें आपका नेक्स्ट फीचर ये आ गया कि ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, बट किसके साथ? थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो ह्यूमन की इच्छाएं हैं, उसको सेटिस्फाई करते हुए वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। ओके, सो इसका नेक्स्ट फीचर ये होता है। देन देयर इज अ फिफ्थ फीचर, क्या होता है? इट्स इन्वॉल्व अ रिस्क, इट इज़ नॉट सर्टेन दैट एडवोकेट प्रॉफिट विल बी अर्न। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको पता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं कि आपने जो बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले जो भी आपने प्लान बनाया था कि आपको इन द फ्यूचर ये आपको प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रोडक्शन से, उस डिस्ट्रीब्यूशन से, लेकिन ये हो सकता है ना, रिस्क है कि मे बी हो सकता है आपको प्रॉफिट अर्न हो या फिर ना भी हो, क्योंकि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कस्टमर सेटिस्फाई अगर नहीं होंगे, वो अगर आपके गुड्स को डिमांड नहीं कर रहे होंगे मार्केट में, तो आपका प्रोडक्शन करना बेकार हो जाएगा, आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि जब आपकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो फिर प्रोडक्शन करने का क्या फ़ायदा। सो उसमें क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट फीचर ये होता है कि इट्स इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ रिस्क, वेरियस रिस्क होते हैं। देन देयर इज अ सिक्स्थ फीचर, क्या होता है? इट्स क्रिएट यूटिलिटीज़। ये क्या करता है? आपकी यूटिलिटीज़ क्या, यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ, आपकी क्या उस गुड्स से आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये बेसिकली आपका बिजनेस क्या करता है? यूटिलिटी को क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट फीचर क्या आता है इसका? नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर, इट सर्व्स अ सोशल पर्पस बाय इम्प्रूविंग अ पीपल स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग। बेसिकली ये क्या करता है, इसका नेक्स्ट फीचर ये होता है कि ये क्या करता है, सोशल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है, कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग को भी इंक्रीज़ करता है। क्योंकि आपके जो बिजनेस के अगर आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएँ, अगर नेशनल लेवल पे ऑब्जेक्टिव देखे जाए तो क्या होता है, इसमें ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन होता है। आपके बिजनेस की मदद से क्या होता है, ग्रोथ हो रही होती है, आपकी कंट्री की ग्रोथ होती है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है उस पर्टिकुलर कंट्री का क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्योंकि आपकी प्रोडक्शन हो रही है, पैसा आ रहा है, तो आपकी हेल्दी, आपकी वेल्थ जो होगी, आपकी जो कंट्री की हेल्दी वेल्थ हो जाएगी, हेल्दी एंड वेल्दी मतलब हो जाएगी आपकी कंट्री, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। सो ये क्या करता है, आपके हर एक पीपल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है बिजनेस की वजह से। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ये सब आपके फीचर्स हैं ऑफ दी बिजनेस के फीचर्स हैं। ओके, इसमें आप नेचर एंड स्कोप भी समझ गए होंगे कि बेसिकली आपका नेचर अगर देखा जाए, अगर आपका नेचर बिजनेस का देखा जाए तो बिजनेस क्या करता है, आपका बोथ आर्ट एंड साइंस है। ओके, बिजनेस जो है आपका बोथ आर्ट एंड साइंस है। क्योंकि इसमें साइंस क्यों है, साइंस में क्या होता है, बेसिकली कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ आपकी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो अप होते हैं। तो बिजनेस में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एडिकेट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हो। आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आप ने जो भी आपने सोचा है उसको आप क्या करते हैं, पुट टू द एक्शन में आप लेके आते हैं। ओके, आप डिज़ाइन करते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। दैट्स वाई क्या करता है, बिजनेस को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं। ओके, सो बिजनेस क्या है, बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके, जिसका फर्स्ट नेचर होता है। सेकेंड नेचर होता है कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन। बेसिकली बिजनेस जो है वो बेसिकली आपके प्रोफेशन से डिफरेंट है। बिजनेस और आपके प्रोफेशन क्यों डिफरेंट है? बेसिकली देखिए, बिजनेस जो है आपके प्रोफेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपको प्रोफेशन वो होता है जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक नॉलेज, आपको एजुकेशन गेन करनी पड़ती है। ओके, आप किसी चीज़ की डिग्री लेके आते हैं, जैसे आपके डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशनल है। ओके, प्रोफेशन है इनके, डॉक्टर, लॉयर, ये सब प्रोफेशनल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए एक नॉलेज को गेन किया है, अपनी स्टडी की, प्रॉपर स्टडी की, और उसके बाद एक डिग्री को गेन किया। ओके, डिग्री को गेन करने के बाद ही वो डॉक्टर बने। ओके, बट बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस जो है वो, अगर इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर एजुकेटेड नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो तब भी बिजनेस को क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। ओके, और नेक्स्ट डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि जो बिजनेस में होता है, आप क्या करते हैं, प्रॉफिट को अर्न करते हैं।
आपने प्रोडक्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गुड्स और सर्विसेज का, उसके बाद आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है। बट प्रोफेशन में क्या होता है बेसिकली, प्रोफेशन में बेसिकली आप चार्ज करते हैं फीस को। आप जो सर्विसेज देते हैं, जैसे डॉक्टर ने किसी पेशेंट को देखा तो उससे क्या करेगा, वो चार्ज करेगा, कुछ सर्टेन फीस चार्ज करेगा फॉर देयर सर्विस के लिए। वो अपनी सर्विसेज अगर दे रहा है आप अब पेशेंट को, देख रहा है, लॉयर अगर किसी पर्सन से डील कर रहा है, उसका केस लड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करता है, वो सर्टेन चार्जेस करता है, फीस चार्जेस लेता है। ओके, सो इस वजह से भी बेसिकली बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस होता है। ओके, देन देर इज़ अ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। अब क्या है कि कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, बेसिकली आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत से टाइप, 4 आपके ऑब्जेक्टिव सॉरी, सो अब क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देखिए पहला आपका होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ह्यूमन मतलब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या फिर वर्कर ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, और कुछ आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करें उसके आप जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ह्यूमन या फिर वर्कर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर नेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ओके, इन सारी चीज़ों में क्या होता है आपके ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहला आप डिस्कस करते हैं हम लोग कि क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के, क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। देखिए बेसिकली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आपके हो सकते हैं प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस जो भी आपने बिजनेस सेटअप किया है वो क्या करता है, प्रॉफिट को अर्न करता है, अर्निंग प्रॉफिट पहला इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होता है। इकोनॉमिक मतलब जो आपके पैसे से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड, जो आपके वर्क एफर्ट और एक्शन और जो भी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स सर्विसेज से जो रिलेटेड होता है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। पहला तो ये हो गया ना कि आपको प्रॉफिट अर्न करना होता है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हैं, उसका एम यही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करे। बिजनेस में जितनी भी उसकी लागत लगी उससे ज़्यादा का वो क्या कर सके, प्रॉफिट है उससे ज़्यादा का पैसा वो अर्न कर सके। ओके, सेल करके, तो उस जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो पहला बिजनेस का होता है वो यही होता है कि अर्न करे प्रॉफिट को। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये होता है इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि वो क्रिएट करे कस्टमर को। सेकेंड ये होता है कि वो क्या कर सके, क्रिएट कर सके कस्टमर को। क्रिएट कैसे कस्टमर को करेगा, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बिजनेस किसी भी गुड्स को क्यों खरीदें, क्यों, क्योंकि आप क्या करते हैं कि कस्टमर के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, जो कस्टमर को उस टाइम पे नीड है, मार्केट में जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, उससे क्या होगा कि जब आप कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, जो वो चाहते हैं, जो भी गुड्स वो चाहते हैं उनको अगर सेटिस्फाई करें, उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी गुड्स की जिस भी गुड्स की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग ही, कस्टमर के अकॉर्डिंग ही अगर आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो फुलफिल होगा कि आप कस्टमर को क्या करेंगे, क्रिएट कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट होंगे, तभी क्रिएट होंगे जब उनकी सेटिस्फैक्शन वांट जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे आप। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्रिएट यूटिलिटी। बेसिकली आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यूटिलिटी को क्रिएट करता है। अगर आप यूटिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की वांट क्या है, उसको कस्टमर कितना चाहते हैं उस कमोडिटी को खरीदने, तो आप क्या करते हैं, गुड्स से यूटिलिटी भी क्रिएट कराते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है। थर्ड आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में होता है कि आप इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन एंड रिसर्च, आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं उस पर्टिकुलर, मैंने बताया ना कि जिस भी एरिया में, लोकेलिटी में जो भी पीपल्स रह रहे हों उनकी क्या डिमांड है उसके बारे में आप रिसर्च करें कि हर कस्टमर जो वहाँ पर रह रहा है, इंडिविजुअल रह रहा है जो, उसकी क्या वांट है, क्या वो चाहता है, किस गुड्स को वो ज़्यादा प्रेफर करता है, तो वो क्या करें, आप उसकी रिसर्च करें और फिर उससे बेटर आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें कुछ इनोवेशन करके, कुछ क्रिएटिव काम करके क्या करें, मार्केट में सेल करें उसको। सो उससे क्या होता है कि आपकी कस्टमर भी क्रिएट होते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करते हैं और उससे यूटिलिटी भी क्रिएट होती है। ओके, सो क्या है, ये आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। ये क्या होते हैं, आपके बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव, क्या सोसाइटी के क्या मतलब जो आप सोसाइटी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो सोसाइटी है उनको क्या क्या चीज़ें मिल रही है, बिजनेस को अगर सेटअप करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है। सो देखिए सोशल अगर बेनिफिट्स आपके और ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएँ तो ये क्या होता है, पहला सोशल ऑब्जेक्टिव्स ये होता है कि ये क्या करता है, सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज को एट अ राइट टाइम प्लेस एंड एट अ रीजनेबल प्राइजेस पे। बेसिकली सोशल ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि क्या करता है, आपको गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ, जब आपके कस्टमर हैं उनको चाहिए, जिस टाइम पे अगर उनको कस्टमर को चाहिए गुड, उस टाइम पे आप क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और एट अ रीजनेबल प्राइजेस पे, आपको क्या है रीजनेबल प्राइजेस पे भी क्या करते हैं, आपको गुड्स को वो सेल करते हैं। ओके सो ये क्या है आपको सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब कस्टमर को उस गुड्स की ज़रूरत है या सर्विसेज की ज़रूरत है उसी टाइम पे वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एट अ रीजनेबल प्राइस पे। ओके ये पहला होता है। दूसरा ये होता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं एक्सेसिव प्रॉफिट को। मतलब जो भी बिजनेस कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको बताया था मैंने अभी ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या था कि आपका पहले की जो अप्रोच था वो ये था कि प्रॉफिट अर्न करना होता, तो इससे क्या होता था कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करते तो कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन होता था। सो आपके क्या हुआ था, फिर मॉडर्न आपके बिजनेस के जो डेफिनेशन आई थी, जो मॉडर्न कंसेप्ट आया था उसमें ये कहा गया था कि प्राइमरी जो आपका फोकस होना चाहिए वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे होना चाहिए। तो क्या होता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, आपके एक्सेसिव प्रॉफिट, जो बिजनेस मैन होते हैं, जो बिजनेस होता है वो एक्सेसिव प्रॉफिट को कभी कभी अर्न करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट उनकी कम लगी उस पर ज़्यादा प्रॉफिट का ऐड करके जो सेलिंग प्राइस आती थी वो ज़्यादा हो जाती, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको भी अवॉइड करता है। आपको जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है उसको क्या करता है, अवॉइड करता है, एक्सेसिव प्रॉफिट को अवॉइड करता है। दूसरा आपका नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो अवॉइड करता है जो कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है, एक्सेसिव प्रॉफिट, आपसे प्रॉफिट ज़्यादा मार्जिन लिया जाता है तो उससे क्या होता है, कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उसको भी सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अवॉइड करता है। ओके नेक्स्ट आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एट अ फेयर वेजेस पे। मतलब बेसिकली आपको सोशल ऑब्जेक्टिव अगर सोसाइटी में देखा जाए तो बिजनेस से क्या हो रहा है, ये बेसिकली आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट, आपको प्रोवाइड करता है। जो भी अगर कोई भी बिजनेस सेटअप होगा, स्टार्ट होगा, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, लेबर्स की ज़रूरत होगी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो उससे क्या होता है कि बिजनेस अगर सेटअप हो रहा है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एट अ फेयर प्राइजेस पे, क्या करते हैं आपको फेयर प्राइजेस पे क्या करते हैं, वेजेस पे आपको एम्प्लॉय किया जाता है। ओके सो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और नेक्स्ट आपका यही होता है लास्ट कि आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी क्या होता है, सोशल आपके ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई भी किया जाता है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को भी क्या किया जाता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, प्राइमरी फोकस किया जाता है, प्राइमरी फोकस किया जाता है कि कैसे आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ओके सो ये क्या थे, ये कुछ आपके सोशल ऑब्जेक्टिव थे। देन देयर इज अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की, क्या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको वर्कर्स, जो आपके वर्कर्स हैं जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, जिसको आपने एम्प्लॉय किया अपने बिजनेस में, उनको क्या क्या, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। उनको पहला ये मिलता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, उनको काम मिला है, रोजगार मिला है, तो क्या है, पहला ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में यही होता है कि उनको जॉब की सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप क्या कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई करें जिस भी पोजीशन पे उस वर्कर, जो भी वर्कर है, जो भी आप एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हैं वर्कर को, वो जो जिस भी तरह की उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटी हो, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उनको जॉब देते हैं। तो क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन होता है इसमें आपको, ठीक है। और दूसरा होता है आपका कि जिस भी इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस का जो भी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट क्या होता है, वेल कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। जहाँ पे भी इन्वायरमेंट आप जिस भी जहाँ भी आप लोकेशन पे काम करेंगे उसका इन्वायरमेंट जो होगा वेल होगा, अच्छा होगा। ओके सो आप क्या कर सके, वहाँ पे अच्छी तरह से काम कर सके। ओके और थर्ड आपका जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता है, वर्कर ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आपका क्या करता है, वेजेस प्रोवाइड करता है, फेयर और रीजनेबल वेजेस को ये क्या करता है, देता है। ओके ये कुछ आपके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स थे। देन देर इज़ अ नेशनल और ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। क्या नेशनल और ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स है, बेसिकली आपके नेशनल और ग्लोबल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपके बिजनेस से क्या होता है, अभी मैंने बताया था अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, सेटअप हो रहा है, तो वो क्या करता है, आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ
ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा होता है आपका, क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो। देखिए बेसिकली किसी भी बिजनेस को आप सेटअप करेंगे तो उससे क्या होगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, क्योंकि जो भी वर्कर्स होंगे, लेबर्स होंगे, उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, थोड़ी थोड़ी तो रिड्यूस होगी ना, धीरे धीरे तो रिड्यूस होगी ना। सो जब आपकी पॉवर्टी रिड्यूस होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, सब क्या होंगे, बेरोजगार धीरे धीरे हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ जो हो रही होगी इकोनॉमी की, वो क्या हो रही होगी, ग्रोथ हो रही होगी आपकी इकोनॉमी में। और नेक्स्ट क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग भी क्या हो रहा होगा, राइज हो रहा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा आपका धीरे धीरे। स्टैंडर्ड ऑफ हर जो आपके कंट्री के जो भी पीपल है, हर एक इंडिविजुअल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकी इनकम आएगी तो वो क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन पे स्पेंड कर सकते हैं, पॉवर्टी धीरे धीरे रिड्यूस होगी। तो क्या होता है, आपका नेशनल और ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए तो क्या होता है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन होता है ऑफ द इकोनॉमी का। नेक्स्ट होता है राइज ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग भी क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का बढ़ रहा होता है। ओके, और नेक्स्ट आपका ग्लोबल अगर लेवल पे अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो क्या होता है, इम्पोर्ट क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। इंक्रीज इन दी इम्पोर्ट एंड दी एक्सपोर्ट में क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा है। इम्पोर्ट में मतलब आप इम्पोर्ट पता है कि जो गुड्स आपकी कंट्री में आते हैं, एक्सपोर्ट मतलब जो आप अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं गुड्स को, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। सो क्या हो रहा होता है कि अगर आप की गुड्स जो भी आपकी कंट्री है वो प्रोडक्शन अच्छा कर रही होगी तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अदर कंट्रीज़ के साथ भी डील कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा होता है कि इंक्रीज आ रहा है, इम्पोर्ट भी एक्सपोर्ट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आप प्रोडक्शन मतलब आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दूसरी कंट्री में बेचेंगे तो आपका पैसा क्या होगा, आपकी कंट्री में आएगा, आपकी फ्लो जो होगा, मनी सप्लाई क्या होगा, आपकी इकॉनमी में बढ़ जाएगा। और इम्पोर्ट क्या होता है कि आप दूसरी कंट्री से अपने, जब आपके पास पैसा ज़्यादा तो आप दूसरी भी कंट्री से क्या कर सकते हैं, गुड्स को क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, इम्पोर्ट करा सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, सो अगर नेशनल और ग्लोबल लेवल पे देखा जाए क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होते हैं तो ये होता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी होता है, एंड थर्ड आपका होता है कि इंक्रीज करता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। ओके, सो ये क्या थे, कुछ ऑब्जेक्टिव थे। ओके, सो देखिए मैंने आपको एक पूरे ब्रीफ में बता दिया। अब क्या है कि आप देख लीजिए, पढ़ के भी अब हम बता देते हैं। इस पर मैंने एक एक पॉइंट सब लिखा है जो मैंने भी डिस्कस किया है। सो देखिए पहले क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस रिफर्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ earning profit and those which has a direct impact on a प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस में देखा मैंने बताया ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बेसिकली आपका पैसों से रिलेटेड हो, मनी मतलब मनी से रिलेटेड हो, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का क्या होता है कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें, एंड दोज विच हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो कि आप प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, सो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सो पहला इसमें जो सम ऑफ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस आर, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव है जैसे अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट को अर्न करना, एक्सप्लॉइटिंग न्यू मार्केट एंड क्रिएटिंग अ मोर कस्टमर को क्या करना, क्रिएट करना। थर्ड होता है ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस, ऑपरेशन का ग्रोथ करना, साइज बढ़ाना, एक्सपेंशन करना, आपको बिजनेस को विस्तार करना, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को एक्सपैंड करना। ओके, और नेक्स्ट आपका ये होता है मेकिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूव इन दी गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं ना, कि आपको मैंने बताया था रिसर्च एंड इनोवेशन करना, इनोवेट करना, जो भी आप गुड्स प्रेजेंट करते थे उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ला के आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर के सामने अपने मार्केट में क्या कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। और नेक्स्ट इसका ये होता है मेक यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ बेस्ट एंड पॉसिबल मैनर में। बेसिकली आप क्या करें, जो भी जितनी भी आपको पता है रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और जो आपकी वांट्स है वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। ओके, आपकी जो वांट्स हैं, ह्यूमन वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्कार में प्रेजेंट है। सो वो जो रिसोर्सेज आपके स्कार में है, लिमिटेड में अवेलेबल है, उसका आप बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सके, इन अ बेस्ट मैनर में आप क्या कर सके, उसको प्रेजेंट कर सके। ओके, ये क्या थे, ये कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे। देन देयर इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आर दोज विच आर डिज़ायर टू अचीव फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो भी आपके सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आते हैं, जो सोसाइटी को बेनिफिट देते हैं। मैंने बोला ना कि जो सोसाइटी को बेनिफिट देते हैं। सो इसमें कुछ आपके मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला देखिए क्या है, प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग ऑफ अ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। मैंने बताया ना कि सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज को एट अ राइट टाइम, एट अ राइट प्लेस एंड एट अ रीजनेबल प्राइजेस पे क्या करता है, मार्केट में सप्लाई करता है। क्वालिटी गुड्स को मार्केट में क्या करता है, सोसाइटी में सर्व करता है, सप्लाई करता है, प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट इसका ये होता है मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस। आपको क्या कहते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो आपके प्रेजेंट है, उसको रीजनेबल प्राइसेस पे आपको क्या देता है, देता है। देन नेक्स्ट आपको होता है अवॉइड ऑफ अनफेयर
प्रैक्टिसेस जैसे होर्डिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ओवर चार्जिंग हो गया, ये सारी चीज़ों के क्या करता है, अवॉइड करता है। एक्सप्लॉयटेशन जो आपका एम्प्लॉयज़ का होता है उन सबको क्या करता है, कस्टमर को अवॉइड करता है। कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस जैसे होर्डिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो, ओवर चार्जेस, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली कस्टमर को एक्सप्लॉयट करती हैं। ओके, सो इसको भी क्या करता है, अवॉइड करता है। नेक्स्ट इसका ये होता है कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स अ जनरल वेलफेयर एंड अपलिफ्टिंग ऑफ अ सोसाइटी। अपलिफ्टिंग ऑफ सोसाइटी मतलब कंट्रीब्यूट करता है कि अपनी सोसाइटी को इंक्रीज कर सके, उसको ग्रोथ कर सके, उस सोसाइटी की क्या कर सके, अपलिफ्टिंग हो सके। ओके, सो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है। नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योरिंग अ फेयर रिटर्न ऑफ टू द इन्वेस्टर। जो भी बेसिकली आपके इन्वेस्टर्स है, जो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किए होंगे, उनको क्या कर सके, आप फेयर रिटर्न दे सके। ओके, डिविडेंड जो भी आप दे वो फेयर रिटर्न दे आप अपने इन्वेस्टर को, ये भी आपका इसका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट बेसिकली वो बेनिफिट्स जो आपकी सोसाइटी को बेनिफिट्स हो रहे हैं, जितने भी सोसाइटी में पीपल्स हैं उनको कैसे बिजनेस से प्रॉफिट मतलब फ़ायदा हो रहा है, वो आप इन्वॉल्व करते हैं इसमें। तो इन्वेस्टर भी तो सोसाइटी का पार्ट है, तो उनको जो इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया उनको किस तरह से आप रिटर्न दे रहे हो, उनको फेयर रिटर्न दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका होता है टेकिंग स्टेप इन अ डायरेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर एजुकेशन। बेसिकली आप क्या करते हैं, डायरेक्शन लेते हैं कंज्यूमर एजुकेशन की ओर भी। आप क्या करते हैं, कंज्यूमर को एजुकेट भी करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू क्या करते हैं, कस्टमर को एजुकेट भी करते हैं। और नेक्स्ट होता है कि कन्वेइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। आप जो क्या करते हैं, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज, आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके अवेलेबल है हिंदी मार्केट में, जो भी आपके अवेलेबल है वो क्या है, लिमिटेड में अवेलेबल है। ओके, सो आपको क्या करना होता है, इसको भी बचाना होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा के क्या करना होता है कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में आप क्या कर सके, कस्टमर को प्रेजेंट कर सके। और अगर आप बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपके वाइल्ड लाइफ्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ आपके एनिमल्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करें। और जो आपका इन्वायरमेंट है वो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आप क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर सकें। ओके, बिजनेस के कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, या वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरली रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्ट कर रहे हैं, उन सबको क्या करना है, कंज्यूम करके उनको प्रोटेक्ट करके ही क्या करना है, आपको बिजनेस को सेटअप करना है। सो ये भी क्या है, आपके बेनिफिट है आपकी सोसाइटी को, क्योंकि अगर आप इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को अगर डिस्ट्रॉय करेंगे, वाइल्ड लाइफ है सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ को अगर डिस्ट्रॉय करेंगे, या फिर इन्वायरमेंट को हार्म करेंगे, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब का भी बिजनेस में बेसिकली क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। ये सारे क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली आपके। देन देयर इज अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब क्या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में बेसिकली क्या होता है, business primarily refers to the objective and aim at safeguarding the interest of the employees and their welfare। मतलब क्या है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय किए गए, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाता है। वो जो चाहते हैं उनके जो भी सेफ इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड किया जाता है, और उनके क्या कहते हैं, वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है। ओके, सो ये आपके क्या है, कुछ आपके देखिए पॉइंट्स में है, सब मेजर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये होता है प्रोवाइड फेयर रेम्यूनेशन एंड इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज़। आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया है बिजनेस में, जो भी रखा है, जो काम कर रहे हैं आपके, उनको क्या करना है, आप उनको फेयर रेम्यूनेशन दें, फेयर वेजेस दें, और क्या उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करें कि वो इंकरेज हो सके, वो बूस्टअप हो सके, मोटिवेट हो सके, आपके बिजनेस में बने रहें वो। ओके, और अपना बेस्ट क्या दे, प्रेजेंट करें, अपना काम को बेस्ट तरह से प्रेजेंट करें। ओके, सो पहला यही होता है कि इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है अरेंजिंग ऑफ अ बेटर वर्किंग कंडीशन एंड प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट फॉर द एम्प्लॉय। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पे जिस भी कंडीशन में, जहाँ पे भी आपके लोकेलिटी में काम कर रहे हैं, उनका जो भी प्लेस होना चाहिए, उसके जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, वो फेवरेबल होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन बाय मेकिंग अ जॉब इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, पुटिंग द राइट पर्सन इन अ राइट प्लेस। बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको क्या सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया जाता है। जो भी जिस भी टाइप का मैंने बताया ना, जिस भी एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉय करें, जिस भी टाइप की उसकी क्वालिफिकेशन है, स्किल है, उसी जगह पे उसी टाइप का उसको काम भी दिया जाए। जो पर्सन है जहाँ पे जो राइट जॉब के लिए सही है, उसी को वहीं पे एम्प्लॉय किया जाए। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन उसके पास है उसी के अकॉर्डिंग उसको जॉब भी दी जाए। ओके, और फिर इससे क्या कर सको, चैलेंजिंग भी दिया जाए, चांस भी दिया जाए, इन्वॉल्व हो सके, उनको नए नए टास्क भी दिए जाए, सो एज टू डेवलप दी बिजनेस की ग्रोथ हो सके। ओके, नेक्स्ट इसका क्या होता है, एज वेल एज बिजनेस की भी ग्रोथ होती है और एम्प्लॉय की भी, जो अपने एम्प्लॉय है उसकी भी ग्रोथ होती है। ओके,
देन देयर इज़ अ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद अ मोर एंड मोर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, उनको क्या करें, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी एज मोर एंड मोर, जितनी भी आपको एम्प्लॉय हैं उनको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि आप उनको टास्क दे के वो कंप्लीट करें तो उनको क्या करें, उनका ग्रोथ होती रहे, धीरे धीरे उनको प्रमोशन मिलता है, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको प्रोवाइड कीजिए सो एज टू मोटिवेट देम, उनको मोटिवेट करने के लिए। ओके, सो ये नेक्स्ट होता है। देन देयर इज़ अ नेक्स्ट और क्या है इसका, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेन एंड डेवलप प्रोग्राम्स फॉर द ग्रोथ एंड द, आप जो एम्प्लॉयज़ आप अपॉइंट कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको ग्रोथ के लिए आप ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उनके जो भी स्किल है उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको शार्पन कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ कर रहे हैं, जो भी उनके पास स्किल है उनके साथ ही आप क्या कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है। और लास्ट आपका ये होता है कि क्या, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल हु आर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड। बेसिकली आप क्या करते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जितने भी आपकी सोसाइटी के बैकवर्ड, जो पिछली जाति के जो लोग हैं, उनको भी क्या करना, आप उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे उनको, सो उनके जो मेंटल और फिजिकल जो भी, जैसे मेंटली वो डिस्टर्ब, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, बेरोजगार नहीं, मतलब रोजगार नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, बेरोजगारी में उनका दिमाग भी थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली भी क्या होते हैं, उनके पास चैलेंजेस होते हैं, चेंज हो जाते हैं, चैलेंजेस होते हैं उनके पास। तो अगर इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो वो चैलेंजेस से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या होते हैं, कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाता है और वेलफेयर को। ओके, देन देयर इज अ नेक्स्ट आपका क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आप क्या है कि बेसिकली कुछ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की टूवर्ड्स दी, आपके कंज्यूमर के टूवर्ड्स दी वर्कर के टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रति। ठीक है, ये क्या है, कुछ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की। ओके, सो देखिए आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बेसिकली आपका क्या होता है, बिजनेस की ऑब्लिगेशन होती है, मैंडेटरी होता है कि आपको कुछ ऐसे चीज़ हैं जो बिजनेस इंटरप्राइज में आप मैनेज करें कि आप क्या कर सके, बिजनेस जो भी आपकी सोसाइटी उसके इंटरेस्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, सेफ गार्ड कर सके। जो सोसाइटी के कुछ आपके हैं जो पीपल्स है, जैसे आपके सोसाइटी में आपका आगे कंज्यूमर आ गया, ठीक है, या कस्टमर आपके शेयर होल्डर्स, जो आपके पैसे को, जो भी आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर्स, और आपके क्या हो गए, आपके वर्कर्स हो गए, जो आपके काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स हो गए, उनके प्रति क्या होता है कि आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ आपके मैंडेटरी एक्शंस होते हैं जो इन सब के क्या कर सकें, इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकें। ठीक है, सो बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजर फॉर टेकिंग अ बिजनेस डिसीजन इन नॉट मैरली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द profit or the shareholder value, but also to serve the protect the interest of the other member of the society such as a worker, कंज्यूमर एंड द कमिटी एज अ होल। बेसिकली आप जो बिजनेस है, बिजनेस का ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्होंने पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, सिर्फ उनको मैक्सिमम प्रॉफिट, उनको मैक्सिमम रिटर्न सिर्फ नहीं देना होता है, या फिर शेयर होल्डर की वैल्यू सिर्फ नहीं बढ़ानी होती है, बल्कि आपको क्या होना, जो अदर मेंबर्स हैं आपके बिजनेस में, जैसे कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर आपका गुड्स को खरीद रहा है, जो भी आपके वर्कर्स हैं जो उस कंपनी में बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके, और जो आपकी कमेटी है, आपकी जो सोसाइटी है एज अ होल, उनको भी क्या करना पड़ता है, आपको सर्व करना पड़ता है, उनको भी कुछ देना पड़ता है आपको, उनके प्रति भी क्या होती है, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। ओके, सो ये क्या था आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द शेयर होल्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी इन अ जनरल में भी क्या होता है आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो आपकी क्या होती हैं, पहला होता है शेयर होल्डर। क्या शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको क्या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शेयर होल्डर के प्रति, पहली तो यही होती है टूवर्ड्स, अगर शेयर होल्डर को देखा जाए तो उनको क्या करना पड़ता है, फेयर रिटर्न देना पड़ता है, जो भी आपको फेयर रिटर्न देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, आप जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आपको फेयर रिटर्न देना पड़ेगा। पहला तो ये तो क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है आपकी बिजनेस में, तो आप उनको क्या करेंगे, जो भी उनका फेयर रिटर्न बन रहा होगा वो आप क्या करेंगे, उनको देंगे। पहले तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई शेयर होल्डर के टूवर्ड्स। दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि
आप क्या करें, सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आप उनको क्या प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपने अपना जो पैसा लगाया है इस बिज़नेस में, वो आपका सिक्योर है, आपका सही सलामत है, इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, इस बिज़नेस में आपको फेयर रिटर्न मिलता रहेगा और आपका पैसा जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है यहाँ पे। ओके, सो सेकेंड यही होता है आपका बिज़नेस का कि आप उनको प्रोवाइड कर सके कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटी, और क्या कर सके, आप उनको प्रोवाइड कर सके फुल एंड एडुकेट, आप क्या कर सके, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके अबाउट द बिजनेस, क्या पोजीशन है, हर मंथ हर ईयर आपके क्या फाइनेंशियल, आप बता सके कि क्या बिजनेस की पोजीशन है, किस टाइप का बिजनेस रन कर रहा है, आप उनको फुल डिटेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस शेयर होल्डर को दे। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बिजनेस की टूवर्ड्स द शेयर होल्डर। ओके, सो देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिजनेस गुड कॉपरेशन गवर्नेंस, corporation enterprises must recognize the right of the shareholder and protect their interests. It should respect shareholder right to inform and respectively their right to submit the proposal to vote and ask questions at a annual general body meeting। बेसिकली आपको पता है ना कि मैंने बताया ना कि उनको फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, और कुछ भी अगर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी आपको अगर कुछ पूछना है, तो उनको जो भी आप जनरल मीटिंग अपॉइंट कर रहे हो, एनुअल जनरल मीटिंग, उनको उस पर अपॉइंट करें और उनसे जो भी रीजनेबल हो सके, जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ हो, तो आप उससे पूछ सके। ओके, सो ये इनके रिस्पॉन्स। और नेक्स्ट आपकी तो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस शुड ऑब्जर्व द बेस्ट कोड ऑफ अ कंडक्ट इन देयर डीलिंग विद द शेयर होल्डर। जो आपके शेयर होल्डर, उनको उनसे डील करने के लिए बेस्ट कोड ऑफ अ कंडक्ट होनी चाहिए, बेस्ट मैनर होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप क्या कर सके, शेयर होल्डर को डील कर सके। तो ये क्या थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स के। देन देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज़। अब कुछ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एम्प्लॉयज़ की टूवर्ड्स होती है। अब एम्प्लॉयज़ की टूवर्ड्स क्या होती है, वर्कर्स की टूवर्ड्स क्या होती है, आप उनको क्या प्रोवाइड करें। पहला तो ये होता है रीजनेबल रिटर्न्स, आप क्या कर सकें, उनको रीजनेबल रिटर्न दे सके, जैसे वेजेस, सच एज वेजेस, आप क्या कर सके, उनको रीजनेबल प्राइस, आप जो उनके से काम करवा रहे हो उसका रीजनेबल रिटर्न दे सके, रीजनेबल वेजेस दे सकें। पहला तो यही होता है आपका एम्प्लॉय के टूवर्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की। दूसरी होती है कि आप वो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें, जॉब सेटिस्फैक्शन दे सकें, ठीक है, सेटिस्फैक्शन दे सके कि वो जो जॉब कर रहे हैं उसकी मतलब सिक्योरिटी है, उसकी सेटिस्फैक्शन आपको जॉब की दे सके। और जिस भी कंडीशन में वो काम कर रहे हैं वही है कि वेल कंडीशन और वेल इन्वायरमेंट होना चाहिए जिस भी जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं। और आपका क्या होना चाहिए, सेटलमेंट फैसिलिटी भी, अगर कोई भी एम्प्लॉय है जो बाहर से आया है, ठीक है, उसके बाद रहने के लिए नहीं है जगह, तो क्या करे कि बिजनेस क्या कर सके, उसको प्रोवाइड करे सेटलमेंट फैसिलिटीज़ भी, आपको क्या कर सके, अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को क्या दे, रहने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ओके, सो ये क्या थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टूवर्ड्स द एम्प्लॉय के टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस डिपेंड लार्जली एंटिटी ऑन द मोरबल ऑफ अ एम्प्लॉयज़। मतलब जो आपकी लार्जली एंटरप्राइज की जो भी आपकी ग्रोथ होती है, सक्सेस जो होती है, बेसिकली आपके एम्प्लॉय पे डिपेंड करती है, वो कितना है आपके बिजनेस के टूवर्ड्स, आपको कितना रिटर्न दे रहे हैं, वो कितना काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस पे किस तरह से अपनी एनर्जी, अपने स्किल को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं आपके बिजनेस के बाद, ठीक है। तो ये पहला क्या होता है, सक्सेस पे डिपेंड होता है आपके जो आपके लार्जली जो बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं, लार्जली जो होता है वो डिपेंड होता है आपके एम्प्लॉयज़ पे। एम्प्लॉयज़ मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द कोऑपरेटिव बिजनेस शुड हैज़ अ गुड एंड फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन टू इन्हांस इट्स प्रोडक्टिविटी। को क्या कर सके, इन्हांस कर सके, मतलब फेयर और गुड एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयमेंट हो, और इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इन्हांस करते हैं, सो एज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए। ओके, सो ये क्या थी, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी टूवर्ड्स द एम्प्लॉय की। देन देयर इज अ कस्टमर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कुछ कंज्यूमर के टूवर्ड्स। क्या कंज्यूमर के टूवर्ड्स होती हैं कि आपको हाई क्वालिटी प्रोवाइड करें, कस्टमर को आप क्या करते हैं, हाई क्वालिटी, जो भी आप उसका गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में डिमांड कर रहे हैं उसकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, जो भी आप भी सर्विसेज जो भी आप गुड्स को मतलब दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उनकी क्या होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, ठीक है। और आपके क्या होना चाहिए, एक्सेसिव प्रॉफिट को अवॉइड करना चाहिए, कि मतलब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप क्या कर दे रहे हैं, जो सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ाए दे रहे हैं, इसको भी अवॉइड कीजिए। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कभी कभी आपने देखा होगा, पतंजलि में भी से एक बार हुआ था कि मिसलीडिंग जो आपका एडवर्टीजमेंट हो गया था, जो भी जैसे आप प्रोडक्ट के पीछे भी आप देखते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उसमें कुछ मिसलीडिंग ना हो, कुछ गलत ना हो। और एडवर्टीजमेंट भी अगर आप कर रहे हैं तो उसको सही तरह से करिए, कुछ मिसलीडिंग ना हो, कुछ गलत ना बताएं आप, ठीक है, कस्टमर जो है वही चीज़ बताएं आपने, ठीक है। सो ये क्या है कि ये कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है टूवर्ड्स कंज्यूमर के टूवर्ड्स। ओके,
सो देखिए, देयर शुड बी अ सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर एट अ रीजनेबल प्राइस एंड डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लॉइट देम बाय फॉर्मिंग अ कैटल, मतलब आपके क्या कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट आपका होता है दे शुड नॉट सप्लाई द कस्टमर हाजी एन अनसेफ प्रोडक्ट विच मे लीड टू दी हार्म टू देम। बेसिकली आपके अगर जो भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो अनसेफ ना हो, वो सेफ हो, जो भी आप प्रोडक्ट डील कर रहे हैं वो सेफ प्रोडक्ट हो। अगर अनसेफ होगा तो वो क्या कर सकते हैं, कस्टमर को हार्म कर सकता है। सो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की कि जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है दे शुड प्रोवाइड अ कस्टमर द रिक्वायर्ड आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब आफ्टर आपने क्या क्या सेल कर दिया है प्रोडक्ट, उसके बाद भी आपको क्या करना है, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड। जैसे आप लेके आते हैं कोई भी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेके आए, कुछ भी लेके आए, तो आपको क्या होता है आफ्टर सेल सर्विस भी मिलती है, आपको वारंटी मिलती है कि आफ्टर, मतलब आप लेके जा रहे हैं सामान, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है, कुछ भी होता है, तो आपको क्या मिलता है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको क्या कहते हैं, कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट होता है दे शुड नॉट मिसफॉर्म द कंज्यूमर थ्रू द इनअप्रोप्रिएट एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, मतलब कुछ कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए या फिर गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए थ्रू दी मिसलीडिंग, मतलब आप गलत इनअप्रोप्रिएट एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको क्या है, कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में। ओके, सो ये क्या थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टूवर्ड्स द कंज्यूमर के। एंड देन देयर इज अ ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, जो आपका इन्वायरमेंट है उनके प्रति क्या आपकी ऑब्लिगेशंस है। पहला है देखिए the fourth main responsibility of a business enterprise is to ensure that they should not damage the environment, and for this purpose they should reduce as much as possible air pollution, water pollutions and their product activities. They should not dump their toxic waste product into the river and stream to avoid their pollution. Basically अगर आपकी एक obligation towards the environment, कुछ business की obligation होती है, mandatory होता है कि आप environment को भी protect करके रखें। आप क्या है, जो भी आप business कर रहे हो उसकी वजह से आपका environment क्या हो रहा है, गंदा ना हो रहा है, environment को pollute नहीं कर रहे हो। जैसे आप क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं निकला करता है, तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन भी कैसे होता है कि आप क्या करते हैं, टॉक्सिक जो डंप्स होते हैं, जो खराब चीज़ें होती हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को आप रिवर में मतलब फ्लो करवा देते हैं, रिवर में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, एयर पॉल्यूशन हो रहा होता है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा होता है, लैंड पॉल्यूशन भी, आपके केमिकल्स जो होते हैं आप प्लांट पे डाल देते हैं, सॉइल पे डाल देते हैं, तो सॉइल भी क्या होती है, इरोट हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को भी क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है कि आप इन्वायरमेंट को क्या करें, अफेक्ट नहीं करें। ओके, सो ये कुछ ऑब्लिगेशन होती है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स। देन देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी इन अ जनरल। अब क्या सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिजनेस इंटरप्राइजेस फंक्शंस बाय अ पब्लिक कंसर्न विद अ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट देयर नीड्स ऑफ अ सोसाइटी एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। आपकी जो सोसाइटी की टूवर्स ये होती है कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आप मार्केट में डील कर रहे हैं, जो कस्टमर को सोसाइटी को दे रहे हैं, उससे क्या हो, उनको सेटिस्फैक्शन मिले, वो अपनी जो भी उनके वांट्स हैं, जो नीड्स है, उसको फुलफिल कर सके। और दूसरा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट कर सके, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके अमंग दी पीपल्स के अमंग। ठीक है, तो ये क्या थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको सोशल इन जनरल में। ओके, अब क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट। क्या साइज होना चाहिए बिजनेस यूनिट का। देखिए, बेसिकली आपको जो साइज होता है बिजनेस यूनिट का वो वैरी करता है, वैरिंग होता है फ्रॉम द बिजनेस टू बिजनेस, फर्म टू फर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। क्या होता है कि जो आपका साइज होता है बिजनेस का वो डिफरेंट होता है। सो देखिए, इन इंडस्ट्री देयर आर दी फर्म ऑफ वेरियस साइजेस के होते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ऑफ अ डिफरेंट साइज वेरीज। बेसिकली अगर देखिए जो साइज, देखिए बेसिकली हर जो भी आपका फर्म है आपकी जो भी इंडस्ट्री है, सो उनका साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब साइज़ डिफरेंट होता है सो उनका जो भी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन होती है, जो भी कॉस्ट लागत लग रही होती है उस वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, सो इकोनॉमिक्स आर कंसर्न विद द बेस्ट साइज ऑफ अ बिजनेस। अगर अकॉर्डिंग टू द कंसर्न, अगर आप इकोनॉमिक्स के कंसर्न से देखा जाए तो बेस्ट जो साइज होता है बिजनेस यूनिट का, अ फर्म इन विच द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन पर यूनिट इज लोएस्ट। बेसिकली जो बेस्ट, अगर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो बेस्ट साइज ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट का जो बेस्ट साइज, बेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, साइज होता है, ये वो होता है जहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है एट अ पर, जो भी आपकी पर प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। वो बेस्ट साइज होता है, आपका बेस्ट बिजनेस यूनिट होता है। ओके, बट वाइल टेकिंग अ डिसीजन अबाउट द साइज ऑफ अ बिजनेस
unit or a scale operation. Often the various terms such as a plant, establishment, firm, industries and uses is confused way. बेसिकली आपका जो भी साइज ऑफ अ बिजनेस होता है वो बेसिकली आपके डिपेंड होता है प्लांट, आप जो प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट है, कहाँ पे कुछ लोकेलिटी में आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्या बिजनेस है, किस भी बिजनेस जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, फर्म, इंडस्ट्री किस भी गुड्स पे डील कर रही है, इन सब पे बेसिकली आपका क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी फैक्टर्स होती हैं जो बेसिकली आपके बिजनेस साइज को क्या कर सकती है, कंफ्यूज कर देती हैं. ओके, टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ द कंसेप्ट साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट का, जो आपको क्लियर कंसेप्ट चाहिए किस पे डिपेंड होता है बिजनेस, आपके जो बिजनेस यूनिट का साइज होता है वो किस पे डिपेंड, अगर आपको ये चाहिए तो इट एडवाइजेबल टू कीप अ माइंड अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म प्लांट, मशीनरी और इंडस्ट्री. आपको अगर ये चाहिए कि जो भी आपको साइज बिजनेस यूनिट का जो साइज होना चाहिए वो डिफरेंट कैसे होना चाहिए, क्या रखना चाहिए साइज बिजनेस यूनिट का, वो अगर आपको क्लियर करना है तो आपको क्या करना होगा कि प्लांट, फर्म और इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस पूरा आपको क्लियर डिफरेंस होना चाहिए. प्लांट क्या होता है, फर्म क्या होती है और इंडस्ट्री क्या होती है. ओके, सो देखिए क्रिटिक्स ऑफ आ मेजरिंग साइज ऑफ ए बिजनेस, किस पे आप साइज ऑफ ए बिजनेस को मतलब साइज किया जा सकता है. देखिए पहला होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, कितना आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बिजनेस में, क्या वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होगी, नंबर ऑफ अ वेजेस, जो भी आप एम्प्लॉयड अर्नर जो भी एम्प्लॉयड कर रहे हैं क्या उनकी वेजेस होगी, पावर, क्या जो भी आप पावर यूज़ कर रहे होंगे उसकी क्या यूज होगी, कितने पावर यूज होगी, अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, जो आप रॉ मटेरियल लाएंगे उसका क्या कंज्यूम्ड होगा, कितना कंज्यूम्ड होगा, फिर उससे फिनिश गुड बनाएंगे किस तरह से, और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जो आप प्रोडक्शन इनपुट से रॉ मटेरियल से आप जो आउटपुट पे और मतलब ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, जो आउटपुट आप बना रहे होंगे उसका क्या वॉल्यूम होगा, क्या साइज़ होगा. ओके, और प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, आपकी जो प्लांट है उसकी क्या कैपेबिलिटी हो है कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है, उस पर डिपेंड करता है. ओके, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी साइज ऑफ द बिजनेस पे बेसिकली मेजर की जाती हैं. ओके, अब देन देयर इज अ फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम साइज ऑफ द बिजनेस. बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस साइज यूनिट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. पहला ये होता है ऑप्टिमम टेक्निकल यूनिट, देन देयर इज ऑप्टिमम फाइनेंशियल यूनिट. टेक्निकल यूनिट मतलब आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल यूनिट्स हैं उसमें ऑप्टिमम होता है, उसमें कमी होती है, उसमें मतलब प्रॉपर नहीं हो, आपके टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल है, उसकी वजह से आपका क्या होता है बिजनेस साइज में फैक्ट मतलब इफेक्ट करता है. दूसरा होता है फाइनेंशियल यूनिट, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो भी ऑप्टिमम होती है, वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो उससे भी क्या होता है आपको बिजनेस साइज को क्या करता है, इफेक्ट करता है. और मार्जिनल यूनिट, सर्वाइवल यूनिट और मार्केट यूनिट. मार्केट यूनिट में बेसिकली आपकी क्या है कि ये सारे कुछ है फैक्टर्स जो बेसिकली आपके क्या करते हैं बिजनेस जो साइज ऑफ ए बिजनेस यूनिट है उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं. मार्केट में मतलब आपकी जो मार्केट है जहाँ पे भी आप लोकेलिटी में अपने बिजनेस को सेटअप किया है उसकी क्या लोकेलिटी है, वहाँ पे कैसे कस्टमर हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, वहाँ पे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कुछ मार्केटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो बहुत से इफेक्ट करते हैं. ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो आपके साइज ऑफ द बिजनेस को क्या करती है, इफेक्ट करती हैं. देन देयर इज अ मीनिंग ऑफ अ प्लांट. अगर आप मीनिंग करें प्लांट के, अगर मीनिंग अंडरस्टैंड करें कि प्लांट होता है क्या, प्लांट मतलब क्या होता है कि प्लांट और एस्टैब्लिश मीन्स अ फैक्ट्री, अ मील और अ शॉप और एस्टैब्लिशमेंट. प्लांट मतलब क्या होता है, प्लांट का मतलब होता है आपकी एक फैक्ट्री, जो फैक्ट्री आप सेटअप करते हैं या फिर मील होगी या फिर शॉप हो गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट और एस्टैब्लिशमेंट. ओके, it refers to a place where goods are produced such as a cement pipe factory or where farm goods are distributed such as a department stores of a where farm the services are supplied such as a transport डिपो. देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्लांट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके प्लांट का मतलब होता है आप जो भी फैक्ट्रीज हो गई जो आप सेटअप कर रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, शॉप सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पे आप क्या करते हैं वो एक ऐसे प्लेस होती है जहाँ पे आप क्या करते हैं गुड्स को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं. फैक्ट्री में क्या होता है बेसिकली आप गुड्स को ही तो प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे आपके एक एग्जांपल ले लीजिए सीमेंट पाइप, जहाँ पे आपके सीमेंट पाइप बनते हैं, ये फैक्ट्री होगी सीमेंट पाइप की जहाँ पे आपके गुड्स जो सीमेंट पाइप्स हैं वो क्या हो रहे होंगे, बन रहे होंगे. वहाँ से क्या होता है फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टोर्स जो होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है फाइनली कंज्यूमर के तक पहुँचते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट होते हैं. ओके, द टर्म प्लांट इंक्लूड नॉट ओनली अ मशीन इक्विपमेंट्स इंस्टॉल इन द फैक्ट्री building but also the workers employed in there.
प्लांट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपके जो भी मशीनरीज हो गए और इक्विपमेंट जो भी आप बिजनेस और फैक्ट्री में जो भी आप एम्प्लॉय कर रहे होंगे, फैक्ट्रीज़ को लगा रहे होंगे, इंस्टॉल कर रहे होंगे, आपके इक्विपमेंट्स हो गए जो इंस्टॉल कर रहे होंगे, प्लांट का मतलब यही नहीं होता, बल्कि प्लांट का मतलब ये भी होता है कि आपके जो भी वहाँ पे फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी प्लांट में इंक्लूड किया जाता है। ओके, मतलब ओवरऑल जो आपकी फैक्ट्री है, जितना भी उसके अंदर चीज़ें हैं, उसको पूरा हम लोग प्लांट बोलते हैं। ओके, आपकी फैक्ट्री के अंदर प्लांट्स भी होंगे, आपके मतलब आपके मशीनरीज भी होंगे, इक्विपमेंट्स भी होंगे, एम्प्लॉयज़ भी होंगे, वर्कर्स भी होंगे, जो सारे वहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो सबको मिला के क्या कहा जाता है, प्लांट कहा जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज अ प्लांट. Okay guys, so thank you guys, I hope you like the video. In the next video we are going to discuss the second unit. Okay, thank you.